Hello, very good morning. Today we are discussing some important concept, important historical facts about history. So please understand my all the information which I am giving you, and be there for the study with a hot cup of tea, with a hot cup of coffee, or with a um, hot cup of milk. So आज कुछ मिडिवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत अगर सही की जाए तो 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से की जाती है। ही इन्वेंटेड इंडिया इन 712 AD। 712 ईस्वी में उसके आने का कारण क्या था कि सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका था, कुछ डाकुओं ने वहाँ पर ईरान की तरफ जा रहे कुछ जहाज़ों को लूट लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो जब ये इत्तला वहाँ तक ईरान तक पहुँची, जब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची, तो वहाँ का जो शहंशाह था, वहाँ का जो सुल्तान था, उसका नाम था अल हज्जाज शक्फी ने ये बात, जो एरिया सिंधु नदी का था, वहाँ के राजा जिसकी जद में आता था, वो जिसका रीजन में आता था, राजा दाहिर से कंफर्म किया कि ये ऐसे ऐसे मेरा जहाज़ आप लोगों के यहाँ है, तो उसके लिए फ्री कीजिए उन लोगों को और वो ईरान वापस भेज दीजिए। तो उसकी कुछ सुनवाई ना होने पर उन्होंने अपने चचाजाद भाई यानी कि अपने कज़िन को, मोहम्मद बिन कासिम, जिनकी उम्र 16 और 17 साल थी, उसको इंडिया पर भेजा था। तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम अरब आक्रमण माना जाता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। इसके बाद में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, काफ़ी लोग आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोहम्मद गौरी, जितने भी लोग थे, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इज़ टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया ओनली। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड द एम्पायर इन इंडिया। मतलब वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे। वो बस दूसरे मुल्कों, यहाँ से सोना लूट कर या ज़मीन जायदाद लूट कर, यहाँ से पैसा लूट कर अपने मुल्क में लगाना चाहते थे, अपने मुल्क में उसको इन्वेस्ट करना चाहते थे अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो ये एक कहा जाएगा, ही फाउंडेड द मुस्लिम, उसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, ये समझ लीजिए कुल मिला के। तो 1191 का उसका इम्पोर्टेंट अटैक है। तराइन का पहला युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वो हार गया था। 1192 ईस्वी में फिर वो वापस जीत गया था। तो इसके बाद में 1206 के आसपास अपने वतन वापस लौटते हुए, अफ़गानिस्तान का था, तो अपने वतन वापस लौटते हुए उसकी रास्ते में हत्या कर दी गई। कुछ कहा जाता है कि कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हो सकता है शिया कुछ डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद में गुलाम वंश स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम स्लेवरी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, यामिनी डायनेस्टी, और भी इसके कई नाम हैं। यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत है वो गुलाम वंश से है, और लास्ट जो है वो आपका लोधी वंश पर है। उसके बाद में मुग़ल आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊँगा। आई एम नॉट कवरिंग ए लॉट ऑफ आइडियाज़, ए लॉट ऑफ पॉइंट्स, ए लॉट ऑफ एग्जैक्ट हिस्टोरिकल डेट्स, सो प्लीज़ शो पिटी ऑन मी। तो मामलुक डायनेस्टी 1206 में स्टार्ट हो जाती है, जो कि मोहम्मद गौरी का सबसे वफ़ादार सिपाही, सबसे वफ़ादार सालार, जिसने तराइन के सेकंड जो बैटल था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसका नाम था मोहम्मद गौरी। वो एक ख़रीदा हुआ गुलाम था। अरब के बाज़ारों में गुलाम ख़रीदे जाते थे, उसमें से ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा था। उसकी वफ़ादारी को
की तारीफ़ करते हुए उसने उसको ऊँचे ऊँचे ओहदे पर दिए और इसके बाद में वो सेनापति बन गया और इसकी वफादारी के बाद में उसको बिठा दिया गया दिल्ली के तख्त पर। तो यहाँ से गुलाम वंश यानी कि स्लेवरी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी काम किया है, जैसे कि दिल्ली की कुतुब मीनार आप जानते हैं, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा वो मस्जिद है, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, वो मस्जिद है। और अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार की तामीर कराई, यानी कि इसको बिल्ड करवाया। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि उन्होंने अपने एक गुरु थे जिनका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, उनकी याद में उसको तामीर करवाया था, उसका निर्माण करवाया था। तो इनकी जो मौत हो गई वो 1210 ईस्वी में हो गई, 4 साल ही इनको हुकूमत मिली और इनकी मौत हो गई 4 साल के बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, वाटर पोलो जिसको हम लोग इसको हॉर्स पोलो कहते हैं, तो पोलो कहते हैं, चौगान कहते हैं। इसके बाद में इनके दरबार में भी गुलाम रह चुके थे, वो थे इल्तुतमिश। तो यहाँ से स्लेवरी डायनेस्टी की स्टार्ट हुआ है। तो स्लेवरी डायनेस्टी का मीनिंग ये है कि सारे के सारे जितने भी शहंशाह और बादशाह हुए हैं इस डायनेस्टी के, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में गुलाम रहे हैं। तो इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री बताती है वो ये है कि मंगोलों का आक्रमण हुआ था। चंगेज़ खान ने 1236 के आसपास आक्रमण किया था, यानी कि उनका इन्वेशन हुआ था। तो चंगेज़ खान जो कि मंगोल थे, बंजारे थे, भटकते रहते थे और उनको ख़तरनाक डाकू माना जाता था मध्य एशिया में पूरे में। तो इस वजह से इनका जो आक्रमण है वो इम्पोर्टेंट डेट है इल्तुतमिश के टाइम की। इल्तुतमिश के बाद में उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना, जो कि पहली भारत की महिला शासिका थी, पहली सुल्तान थी, लेडीज़, उनका टाइम आता है। और उनके बाद में उन्होंने कोई ज़्यादा हुकूमत नहीं कर पाई थी, उन्होंने भी करीब 5-6 साल हुकूमत की थी। उसके बाद में बलबन का टाइम शुरू होता है। बीच में काफ़ी सारा गैप है, नसरुद्दीन महमूद है और काफ़ी कुछ लोग हैं। मैं नहीं कवर कर रहा हूँ इतना सब कुछ, मैं आपको सिर्फ जनरली आइडिया दे रहा हूँ गुलाम वंश के बारे में। तो उसके बाद में बलबन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि बलबन एक छोटे कद का काला सा आदमी था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चतुर चालाक आदमी था और अपनी काबिलियत के अनुसार उसने दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा किया था। उसने कई लोगों को अपने दामाद तक को बिठा दिया था और दामाद ने ही उसको अपनी उसकी क्वालिटी को देखते हुए उसको दिल्ली का तख्त सौंपा। तो बलबन ने कई प्रथाएं चालू की, कई ट्रेडिशंस इसने स्टार्ट किए थे इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली। पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम तो नवरोज़, एक नौरोज़ बोला जाता था, पारसी धर्म का नया साल मनाया जाता था, तो उसका इंडिया में शुभारंभ किया इसने। जो है पावो सिजदा जैसी प्रथाएं अपने कोर्ट में शुरू की, जो ईरानी दरबार में होती थी, यानी कि जो सुल्तान जब आता था ये अपने आप को कहता था आई एम द डिवाइन फ्लेम। राजा जो होता है, उस राजा को बनने के लिए कहने का मतलब ये था उसका कि राजा हर किसी को बनाया नहीं जाता, कुछ ख़ास ही टैलेंट के लोग होते हैं, कुछ ख़ास ही पैदा होते हैं जो राजा बनने के लिए पैदा होते हैं और उनको प्रजा को उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये सब बातें थी बलबन की। और लौह रक्त की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी कि अगर कोई दुश्मन है तो खुला छुपकर नहीं बात करे, यानी कि वो जो बात करे वो सीधी सीधी बात करे, वो सीधी सीधी लड़ाई ले। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी इन्होंने शुरू की थी। तो 1200 इनका भी सिस्टम था। तो ये लास्ट सुल्तान थे बलबन। इसके बाद में भी कई थे कैमूर्स वगैरह और ये, लेकिन दे हैव नो इम्पोर्टेंस डिसाइड्स। तो 5-6 सुल्तान ये हैं। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। लेकिन बलबन का बलबन भी अपनी ज़िंदगी में ख़रीदा गया एक ग़ुलाम था और इल्तुतमिश ने उसे इस बात पे ख़रीद लिया था जब वो अरब की बाज़ार में बिक रहा था, तो इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे ग़ुलाम ख़रीदे। जब जब वो बाज़ार से ग़ुलाम ख़रीद कर जाने लगे तो बलबन की एक बात उनको बहुत अच्छी लगी। बलबन ने कहा इतने ग़ुलाम आपने सबके लिए ख़रीदे हैं, एक मुझे खुदा के लिए ख़रीद लीजिए। तो उनकी इस बात से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीद लिया और इस तरह से उस लड़के का ये चमकता हुआ सितारा ही था, या उसकी कुदरत थी, या उसमें टैलेंट था, जो वो दिल्ली के सुल्तान तक पहुँचा। तो इतना ही मैं इसमें कवर करूँगा और बस एक जनरल आइडिया देने के लिए, एक सुबह की शुरुआत करने के लिए वीडियो बनाया गया था। इसके अलावा कोई एम नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था।
बाकी तैयारी आपकी है ही, चली रही है, पढ़ ही रहे हैं। जो सीरियस हैं दे आर प्रिपेयरिंग, जो सीरियस नहीं है दे आर नॉट प्रिपेयरिंग। सो प्लीज़ बी काम एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट परसेवरेंस। विक्टर हुगो की लाइन याद रखिए, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट परसेवरेंस। सो वेरी गुड एंड थैंक यू।